हेलो बेटा, लेक्चर नंबर 10 में आज का जो टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड मॉडर्न थ्योरी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस किया था। और वो जो थ्योरी थी वो हमारे पास में ओल्ड थ्योरी थी, और वो ये बताती है कि फ्रिक्शन जो है वो एरिया के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। जितना हम लोग एरिया बढ़ाते जाएंगे फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, जो कि एक्चुअली में हम लोगों ने प्रैक्टिकली पाया गया कि जो फ्रिक्शन है वो एरिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। दूसरा, ओल्ड थ्योरी ये कहती है कि जो फ्रिक्शन यदि कम हो जाएगा, कब? जब हमारे पास में जो सरफेस वो स्मूथ हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग ये देखते हैं कि जब सरफेस एक्स्ट्रा स्मूथ हो जाता है तो फ्रिक्शंस की वैल्यू डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज हो जाती है। तो जो जो लिमिटेशंस हमारे पास में ओल्ड थ्योरी में थी वो सब की सब लिमिटेशंस हटाई गई। किसके द्वारा? मॉडर्न थ्योरी के द्वारा। आज जो है हम लोग मॉडर्न थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रिक्शंस की। पहला पॉइंट ये कहता है द फोर्स ऑफ अराइज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सरफेसेज एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट। हम लोग ये जानते हैं बेटा कि जितने भी हमारे पास में सरफेसेज रहते हैं, मान लीजिए हमारे पास में सरफेस है, तो ये जो सरफेस होगा किसी मेटल का, नॉन मेटल का, या किसी अदर सब्सटेंस का बना होगा। इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे जो है हमारे पास में नंबर ऑफ एटम्स होंगे, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कंपाउंड से हमारे पास में बनते हैं मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से बनते हैं एटम्स। तो द स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो हमारे पास में है वो है एटम। तो इस सरफेस के ऊपर हमारे पास में एटम्स होंगे। जब एक दूसरा सरफेस इस सरफेस के ऊपर रखा जाता है तो ये जो एटम्स है, इन दोनों एटम्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है। ठीक है। और क्योंकि ये जो फोर्स है ये हमारे पास में दो एटम्स के बीच में लगा है, इसलिए इस फोर्स को हम लोगों ने बोला है एटॉमिक फोर्स। तो ये फोर्स तभी काम करेगा जब दो ऑब्जेक्ट का सरफेस जो है वो आपस में कांटेक्ट में आएगा। यदि मान लीजिए ये सरफेस इसके कांटेक्ट में नहीं है तो यहाँ पे सिंगल एटम बच जाएंगे, और सिंगल एटम आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे। तो जब दो दो सरफेसेस आपस में इंटरकनेक्ट होंगे तो दे विल अप्लाई ए फोर्स ऑन ईच अदर, एंड दिस फोर्स इज नोन एज एटॉमिक फोर्स। तो जब हम लोग इस ऑब्जेक्ट को, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को इस नीचे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर से ऐसा स्लाइड कराना चाहते हैं, जब हम उसको ऐसा स्लाइड कराना चाहते हैं तो ये जो फोर्स लगा हुआ एटॉमिक फोर्स बिटवीन द एटम्स, ये फोर्स क्या करता है? उस जो हम लोगों ने फोर्स लगाया है उस फोर्स को अपोज करता है, और उस फोर्स का हम लोगों ने नाम दिया है अपोजिंग फोर्स का, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। तो मॉडर्न थ्योरी का ये कहना है कि जो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो जनरेट होता है कब? जब दो एटम्स के बीच में या दो सरफेसेस के जो एटम्स हैं उनके बीच में एटॉमिक फोर्स लगता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, इन केस ऑफ द रफ सरफेस ओनली द हाई पॉइंट टच वन अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट द मॉलिक्यूल ऑफ द टू सरफेसेस आर so closer together that they exert very strong intermolecular force of adhesions। ठीक है। ये कह रहा है कि जब हमारे पास में सरफेस रफ रहता है, तो मान लीजिए मेरे पास एक सरफेस है ये वाला, और ये सरफेस मेरे पास में रफ सरफेस है। जब इस रफ सरफेस के ऊपर मैं एक दूसरा सरफेस रखता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास में जो टोटल कांटेक्ट हो गया वो यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया, टोटल कांटेक्ट दो ऑब्जेक्ट के बीच में। लेकिन यदि हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, और एक इस पॉइंट पे, तीन जगह ऐसी है जहाँ पे इन दोनों सरफेसेस ने आपस में कांटेक्ट किया है। बाकी जो सरफेसेस है वहाँ पे इनका कांटेक्ट नहीं है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इतने बड़े जो कांटेक्ट एरिया हमको दिख रहा है एक्चुअली में, उस कांटेक्ट एरिया में मात्र तीन प्लेस ऐसे हैं जहाँ पे कांटेक्ट है हमारे पास में पॉसिबल हुआ है। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे तीन जगह पे कांटेक्ट हुआ है, तो देयर मीन्स हम एक फॉर्मूला जानते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो सिंस यहाँ पे प्रेशर एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3,
सिंस द एरिया इज वेरी स्मॉल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है, तो सिंस द एरिया इज वेरी स्मॉल सो वी कैन से दैट द प्रेशर विल बी सो हाई। तो ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट पे ऊपर वाला जो सरफेस है वो नीचे वाले सरफेस को इतनी जोर से दबाएगा कि नीचे वाला सरफेस और ऊपर वाला सरफेस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, जस्ट लाइक एज ए सिंगल बॉडी हो जाएंगी। फिर से ये मेरे पास में एक पॉइंट है, ये मेरे पास में एक दूसरा पॉइंट है, तो ऊपर वाला पॉइंट नीचे वाले पॉइंट को, अभी देखिए मेरे पास में दो पॉइंट है, ठीक है, अभी मैं ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट को स्ट्रोंगली फोर्स से दबा रहा हूँ। तो यदि स्ट्रोंगली प्रेशर के साथ मैं दबाऊंगा तो ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट मिलके क्या बना लेंगे, मेरे पास में एक सिंगल पॉइंट बना लेंगे। अब ये दोनों एक सिंगल पॉइंट की तरह काम करना शुरू हो गए, इसलिए किसी चीज़ को तोड़ना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है जब वो दो ऑब्जेक्ट से एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो जब यहाँ पे हाई प्रेशर के कारण ये जो 3 पॉइंट है ये एक सिंगल पॉइंट की तरह काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों सरफेसेज एक सिंगल पॉइंट बन जाएंगे, ये दोनों सरफेसेज एक सिंगल पॉइंट बन जाएंगे, ये दोनों सरफेसेज एक सिंगल पॉइंट बन जाएंगे। और जब मैं ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ से आगे की तरफ मूव कराना चाहता हूँ फोर्स लगा के, तो ये जो सिंगल पॉइंट बने हैं इन पॉइंट को तोड़ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और हम लोग ये बोलते हैं कि एक अपोजिंग फोर्स लगा हुआ है, उस अपोजिंग फोर्स को हम लोगों ने बोला है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एरिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कितने कॉन्टैक्ट जो सरफेस के साथ में हुए, क्योंकि एरिया तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों को कॉन्टैक्ट में दिख रहा था, ठीक है, बट एक्चुअली में 3 सरफेसेज यहाँ पे कॉन्टैक्ट में थे। ओके, नेक्स्ट थिंग, फ्रिक्शन फोर्स is independent of the contact. This is because with the increase in the area of contact, force of adhesion also increase and adhesion pressure is automatically adjust. ये कह रहा है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एरिया के इंडिपेंडेंट रहता है, क्योंकि यदि यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि ज़्यादा कॉन्टैक्ट आपस में हो गए, तो ज़्यादा कॉन्टैक्ट आपस में हो गए तो हम लोग ये जानते हैं कि प्रेशर होता है हमारे पास में फोर्स अपॉन एरिया। तो सिंस यहाँ पे एरिया की वैल्यू जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर की वैल्यू है वो ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाए। तो पिछले वाले केस में जब दो पॉइंट एक सिंगल पॉइंट बन गए थे क्योंकि एरिया कम था प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा थी, इस केस में एरिया हमारे पास में ज़्यादा हो गया है और प्रेशर की वैल्यू कम हो गई है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि जब एरिया बढ़ेगा तो एडहेशन फोर्स जब एरिया बढ़ेगा तो हमारा प्रेशर घटेगा और प्रेशर घटेगा तो हमारे पास में एडहेशन फोर्स जो है वो भी घटना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से पीछे वाले केस में और इस वाले केस में दोनों जगह पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारे पास में इक्वल टू लगेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग, व्हेन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट आर एक्स्ट्रा स्मूथ, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेस डिक्रीजेज, इंक्रीजेज द एडहेसिव फोर्स बिटवीन देम, देयरफॉर द एडहेसिव प्रेशर इंक्रीजेज, ठीक है। ये कह रहा है कि जब मेरे पास में दो सरफेसेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर देता हूँ और उनके बीच में फ्रिक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो कैलकुलेट करने पे ये आता है कि वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस की वैल्यू ज़्यादा होती है। कैसे, देखिए, मान लीजिए मेरे पास में एक सरफेस है और ये मेरे पास में एक दूसरा सरफेस है, तो यहाँ पे जो टचिंग पॉइंट है वो मेरे पास में दो है, क्योंकि एक मेरे पास में स्मूथ सरफेस है और दूसरा मेरे पास में रफ सरफेस है। ये वाला जो है मेरे पास में रफ सरफेस है और ये वाला मेरे पास में स्मूथ सरफेस है। इस केस में जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होंगे वो हमारे पास में दो कॉन्टैक्ट पॉइंट होंगे, एक कॉन्टैक्ट पॉइंट ये है, एक कॉन्टैक्ट पॉइंट ये है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ से जो फ्रिक्शन फोर्स उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली इस केस के लिए। अभी मैं एक काम करता हूँ, दोनों जो हमारे पास में सरफेसेस हैं दोनों सरफेसेस को मैं स्मूथ कर देता हूँ। तो ये जो हमारे पास में एक सरफेस है जो कि स्मूथ है और ये हमारे पास में एक दूसरा सरफेस है जो कि स्मूथ है। अब ये दोनों सरफेसेस के बीच में एक्चुअली में स्मूथनेस होने के कारण फ्रिक्शंस की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग ये देखते हैं कि जब फ्रिक्शंस की वैल्यू ज़्यादा स्मूथ होने से डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों? तो हम लोग ये देखते हैं जब दो सरफेसेस बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब दोनों सरफेसेस के जो बीच का डिस्टेंस है वो बहुत ही स्मॉल हो जाता है। डिस्टेंस बिटवीन दैम ऑफ द टू सरफेसेस इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, वेरी लीस्ट। तो ये बहुत ही स्मॉल हो जाएगा
तो इस केस में दोनों सरफेसेस के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो हमारे पास में इंक्रीज हो जाएगा। तो यदि इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज हो जाएगा तो जब हम इस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के सरफेस को नीचे वाले ऑब्जेक्ट के सरफेस से स्लाइड कराने की कोशिश करेंगे तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होने के कारण वो यहाँ पे फ्रिक्शंस की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। दूसरे वर्ड्स में ये कहें कि जितना ज़्यादा हमारे पास में एडहेसिव फोर्स बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास में एडहेसिव प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ओके। तो देयरफॉर जब हमारे पास में एक्स्ट्रा स्मूथ हो जाता है सरफेस तो फ्रिक्शंस की वैल्यू घटने की बजाय बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा एक कागज़ है, उस कागज़ से को हम लोग एक उस कागज़ के ऊपर ग्रीस लगा देते हैं या फिर ऑयल डाल देते हैं उस कागज़ के ऊपर, और अब इसके ऊपर जो हम लोग दूसरा कागज़ रख देते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि दोनों कागज़ जो है ऑलमोस्ट एक दूसरे से चिपक जाते हैं। जब हम ऊपर वाले कागज़ को खींचने की कोशिश करते हैं जो कि नीचे वाले कागज़ की जो लेयर है जिसके ऊपर तेल डला हुआ था, तो उस लेयर से ऊपर वाले कागज़ को जो हम लोग खींचने की कोशिश करते हैं तो ऊपर वाला कागज़ जो फटने को तैयार हो जाता है लेकिन खींचने को तैयार नहीं होता है, मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स जो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोगों ने उसके ऊपर ऑयल क्यों है, ऑयल जो है उस कागज़ के ऊपर स्प्रेड क्यों किया। तो हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी चिकनी चीज़ जो होती है वो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है उसको रिड्यूस कराने के लिए हेल्प होती है। जैसे कि हम लोग जो टायर्स वगैरह होते हैं उनमें हम लोग ग्रीस वगैरह देते हैं, जैसे बेरिंग्स वगैरह होते हैं उनमें हम लोग ग्रीस देते हैं, क्योंकि ग्रीस के कारण जो फ्रिक्शंस हो रहा है उस प्लेस पे वो रिड्यूस हो जाता है और जो हमारे आइटम्स हैं या जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक लंबे समय तक चल पाते हैं। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि ज़्यादा एक्स्ट्रा स्मूथ होने से फ्रिक्शंस की वैल्यू बढ़ जाती ना कि घटती है। ठीक है, ओके। लास्ट थिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसका पॉइंट वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इसका क्या मतलब है? तो बेटा हम लोगों ने सबसे पहले ये जानना था कि जो हमारे पास में नेचर में 4 ही प्रकार के फोर्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा होता है हमारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा होता है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। पूरी की पूरी जो दुनिया है वो इन्हीं चारों फोर्सेज के ऊपर टिकी है। बाकी जितने भी एक्स्ट्रा फोर्सेज हमारे पास में फ्रिक्शन फोर्स हुआ, मसल्स फोर्स हुआ, ये सब फोर्सेज जो है इन्हीं 4 फोर्सेज से डेवलप हुए हैं। लेकिन जो मेन 4 फोर्सेज जो हमारे पास में यही है, तो उनमें से एक जो फोर्स है वो हमारे पास में है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारे पास में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कैसे? देखिए हम लोगों ने ये देखा था कि एक पेन लीजिए, ठीक है, उसको आप अपनी शर्ट से या पैंट से रब कीजिए। मान लीजिए मेरे पास में एक शर्ट का कपड़ा है और ये मेरे पास एक पेन है, इसको मैं ऐसा रब करता हूँ। रब करने के बाद में इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ और इस पेन से अभी यदि मैं पेपर के छोटे छोटे टुकड़े उठाने की कोशिश करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि ये जो पेन है वो छोटे छोटे टुकड़े मेरे पास में उठा सकता है। ठीक है, मतलब कि इस पेन के पास में कोई पावर आ गई है कि ये किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, सेम चीज़ जो है हमारे पास में इस फ्रिक्शन फोर्स के अंदर होगा। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि जब हम लोगों ने इस पेन को एक क्लॉथ के ऊपर रब किया तो रब करने के कारण इस पेन में ऐसा क्या हुआ होगा कि अभी ये जो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको उठा सकता है। लेकिन यदि हम लोग ये देखें कि ये पेन जो है बिना रब किए हुए पहले पेपर के टुकड़े नहीं उठाता है और अभी इसको रब किया तो अभी पेपर के टुकड़े जो है वो उठा लेता है। ऐसा क्यों? तो बेटा हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि कोई भी जो एटम होता है उस एटम का नेट चार्ज हमारे पास में 0 होता है। नेट चार्ज 0। तो एटम में 2 चीज़ें होती है, एक इलेक्ट्रॉन होता है एक प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो तो न्यूट्रल होता है, तो वो तो हम लोग चार्ज की बात कर ही नहीं देते हैं। तो जो प्रोटॉन का पास में जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज हमारे पास में इलेक्ट्रॉन के पास होता है। तो प्रोटॉन के पास में मान लीजिए प्लस का 2 चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन के पास में माइनस का 2 चार्ज है और नेट चार्ज जो है उस एटम का 0 हो जाता है। लेकिन जब हम लोग किसी क्लॉथ के ऊपर इस पेन को रब करते हैं तो ये पेन के अंदर भी एटम होंगे, इस क्लॉथ के अंदर भी एटम होंगे। तो जब हम इनको रब करते हैं तो क्या होता है कि जो पेन है वो अपना एक चार्ज जो है वो क्लॉथ को देता है और उसके पास में एक चार्ज की डिफिशियंसी हो जाती है। इसको ऐसा समझिए कि मान लीजिए हमारे पास में
एक एटम है, इस एटम के पास में प्लस के 2 चार्ज दैट इज इक्वल प्रोटॉन है और माइनस के 2 चार्ज दैट इज इक्वल इलेक्ट्रॉन है। तो इस चार्ज के पास में प्लस के 2 और माइनस के 2, तो नेट चार्ज जो है इस एटम का 0 है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, इस एटम को एक क्लॉथ के साथ में रब किया, तो इसने क्या किया, अपना एक चार्ज जो था इलेक्ट्रॉन का वो इसने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, और यही क्या लाता हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया, तो अभी इस एटम का जिसने एक इलेक्ट्रॉन फ्री किया है, इस एटम का नेट चार्ज हमारे पास में आ जाएगा प्लस का 2 और माइनस का 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो उसने रिलीज कर दिया, तो ये नेट चार्ज इसका हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो जैसे एटम का पहले नेट चार्ज 0 था, रबिंग करने कारण, मतलब ऐसा रबिंग करने कारण उसने अपना एक एटम जो है वो रिलीज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन जो उसने अपना रिलीज कर दिया, और अब उसका जो नेट चार्ज है वो हमारे पास में 0 से चेंज होकर क्या हो गया, प्लस का 1। तो हम लोग ये कहेंगे कि इस एटम के पास अभी नेट चार्ज है वो पॉजिटिव नेट चार्ज हो गया। ओके, उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास में जाएगा, तो किसी दूसरे एटम के पास जाएगा, तो उस एटम का पहले नेट चार्ज 0 रहा होगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन उस एटम के पास में जाएगा, तो उस एटम का नेट चार्ज क्या हो चुका होगा, जैसे इसका नेट चार्ज प्लस हो चुका होगा, उसी प्रकार से उसका नेट चार्ज जो है वो नेगेटिव हो चुका होगा। ठीक है, तो यही जो केस है हमारे पास में फ्रिक्शंस के दौरान होता है। दो एटम जो है वो इतने क्लोजली है कि उनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स जो काम कर रहा है। जब हम लोग एक ऊपर वाली ऑब्जेक्ट की सरफेस को आगे की तरफ मूव कराना चाहते हैं, तो इन दोनों एटम्स के अंदर फोर्स लग रहा है, ये दोनों है एक दूसरे को ऐसे जकड़े हुए हैं। जब हम लोग इसको मूव कराना चाहते हो, तो ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन और एक प्लस और माइनस जो इस तरीके से एक दूसरे के अंदर जकड़े हुए, तो जब हम लोग इनको फोर्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ऐसा टूट जाएंगे। और जब ये ऐसा टूटेंगे तो एक के पास में क्या चला जाएगा, पॉजिटिव, और एक के पास में क्या चला जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, एक के पास में पॉजिटिव चला जाएगा और एक के पास में नेगेटिव चला जाएगा। और हम लोग ये जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि सेम सेम चार्जेस आर रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, मान लीजिए नीचे वाली जो लेयर है उसके पास में रह गया पॉजिटिव, और ऊपर वाली जो लेयर है उसके पास में रह गया नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और ये नेगेटिव जो है इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। मतलब हम ये देखते हैं कि इन दोनों लेयर्स के बीच में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की पॉसिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई। तो जब ये नीचे वाली लेयर जो है ऊपर वाली लेयर को खींचने की कोशिश करेगा, तो हमें ये लगेगा कि हम इस लेयर को आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन कोई फोर्स जो है इस लेयर को पीछे खींच रहा है, ये इस लेयर को पीछे खींच रहा है, क्योंकि ये जो पीछे खींचने वाला फोर्स है इन चार्जेस के कारण बना है, और चार्जेस के कारण जो फोर्स बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्जेस के कारण जो फोर्स बनता है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब हम लोग ये देखते हैं कि चार्जेस के कारण ऊपर वाली लेयर को कोई पीछे खींच रहा है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इन चार्ज के कारण बना है, और उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का हम लोगों ने एक नाम दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस है और चार्जेस ने वो फोर्स बनाया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो आगे लगने वाले फोर्स को अपोज करता है, और वो चार्जेस के कारण जो फ्रिक्शन बना है उसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इट इज़ ए काइंड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ओके, ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग इसकी टाइप्स पढ़ लेंगे। तब तक जो आप लोग इस लेक्चर को पढ़िए, समझिए, और यदि आपको कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।